जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, कक्षा हमारी लगभग 5-6 मिनट लेट है। उसका रीज़न है हमारे आज यहाँ पर एसएससी का वो प्री मेडिकल का आज प्रोग्राम है, जिसमें आपका लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चे आए हुए हैं। तो उनकी वजह से थोड़ा लेट हुआ, ठीक है। और वो डिज़र्व भी करते हैं उसको, तो निकल के उधर से ही आना पड़ता है। तो उन लोगों ने वो थोड़ा सा समय लगा दिया। हमारा आज का टारगेट है, साथ ही आज का हमारा टॉपिक है बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो ये की पॉइंट्स रहेंगे एकदम से। अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाएं नहीं होंगी, ना कारण होगा, यहाँ पर क्या होगा, फैक्ट होंगे और हमको वो फैक्ट लर्न करने हैं, ठीक है। तो पहले शुरुआत में कौन क्या था उससे शुरू करके और आपका आज़ाद भारत तक के जो भी आपका, अगर हम बात करेंगे कि भाई वायसराय रहे, उन सभी को हमको पढ़ना है। मेघा चौधरी, सोना यादव, दीपिका सर, अंशु गुप्ता, मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? रमन गौतम, शुभम कुमार, मानसिंह, अंजलि कुमारी, या उत्तम कुमार, धर्मेंद्र, प्रियंका पाल, नवीन सर की शिष्या, सारे साथियों का बहुत सारा दिल से स्वागत है। तो कंटिन्यू करें आज के टारगेट को। आज के टारगेट को साथी कंटिन्यू करें। और एकदम से आपको पता ही होना चाहिए कि टारगेट को हमको फास्ट वे में पढ़ना है। और हम आपको चीज़ों के लिए गाइड करेंगे इसमें, और आपको फोकस रखना है पूरा पूरा। फिर एक बार आप उसका रिवीजन करेंगे, बस वही फाइनल होगा। तो शुरू करते हैं आज के टारगेट को। आज के बाद हमारे कितने टारगेट रह जाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 एंड 10। यानी इसके अलावा, आज के अलावा हमको 10 क्लासेस की और ज़रूरत होगी। 10 क्लासेस आप काउंट कर सकते हैं कि हमारी अगली 10 क्लासेस कब तक हो जाएंगी। ओके, तो शुरू हमारा टॉपिक करते हैं। बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। आप सबने देखा कि बंगाल को किस तरह अंग्रेजों ने कैप्चर किया, कौन से 2 वॉर लड़े। तो आप कहेंगे पहला वॉर जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशियर्स ने लड़ा, वो था प्लासी, ठीक है। प्लासी, प्लासी कब हुआ था? 1757 में सिराजुद्दौला को क्लाइव के नेतृत्व में हराया। और फिर एक वॉर लड़ा गया बक्सर, जिसको साथी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 1764 में लड़ा गया। तो ये 2 वॉर जब अंग्रेजों ने जीते, तो इसके बाद उन्होंने बंगाल को ऐसे समझिए कि आप कैप्चर कर लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। और कैप्चर कर लिया तो बंगाल में फिर उन्होंने अपनी बढ़िया मशीनरी बढ़ाई। मशीनरी बढ़ाई तो वहाँ उनके लोगों चाहिए उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो बंगाल का पहला जो गवर्नर बना वो बना क्लाइव, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उनका साम्राज्य बढ़ता गया। बंगाल के अधीन ही उन्होंने आपका बिहार और उड़ीसा को भी कर दिया। तो और क्षेत्र बढ़ा तो उस गवर्नर को बोल दिया गवर्नर जनरल। पहले क्या पद था? गवर्नर। उसको क्या बोल दिया? गवर्नर जनरल। और धीरे धीरे जब इन्होंने भारत को कैप्चर कर लिया तो फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया। और भारत के गवर्नर जनरल के बाद में क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई। और 1857, 1857 के रेवोल्यूशन के बाद में आपका जो महारानी थी ब्रिटेन की, उसने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से उसकी सारी शक्तियां छीन लो। और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उनमें तब्दील किया गया और चेंज करके एक नया पोस्ट क्रिएट किया, जिसको वायसराय कहा गया। तो पहला वायसराय इसलिए बना। स्वतंत्र भारत हुआ 1947 में, तो उस समय पर कौन आपका फिर से गवर्नर जनरल बना? वो माउंटबेटन बना। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कौन बने? वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। ये 6 के 6 पॉइंट्स बहुत पूछे जाते हैं, देखना जरा ध्यान से। तो पहला जो गवर्नर बना वो बना आपका क्लाइव। तो इसको बोलते हैं रॉबर्ट, नाम से याद रखते हैं। रॉबर्ट है से हेस्टिंग्स हो गया। रॉबर्ट है, क्या बोलेंगे? रॉबर्ट है, इसको बोलते हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। विलियम की से कैनिंग। मैं से आपका माउंटबेटन। और सी से राजगोपालाचारी। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो रॉबर्ट कौन है? पहला गवर्नर। फिर बना आपका गवर्नर जनरल, तो किसको बनाया गया? हेस्टिंग्स को, 1773 के एक्ट से। उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? विलियम बेंटिक को बनाया गया। और पहला वायसराय 1857 क्रांति के बाद में 1858 का एक्ट आया, तो बनाया गया उसको पहला वायसराय, ठीक है। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना माउंटबेटन। थम्स अप करिए, बात क्लियर है? बात क्लियर है एकदम? तो आप कहेंगे हाँ जी। तो शुरू करेंगे बंगाल के गवर्नर से। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 2 बार रहा, 1757, 1760, और फिर दोबारा इसको जिम्मेदारी दी गई 1765 से 67।
जिनके ईयर मैं बताऊंगा उनके ईयर आपको नहीं भूलने हैं, ठीक है, तो इसके ईयर याद रखने हैं। भारत में ये 1743 में आया था, और कर्नाटक वॉर में कैसे इसने अर्काट को घेरा था, ये सब कहानी हमने आपको बताई। भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता इसको कहा जाता है, और इसके समय प्लासी का युद्ध हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट। बंगाल में इसने द्वैध शासन लागू किया था। द्वैध शासन क्या था कि बंगाल के नवाब को तो इन्होंने काम दिया था किसका, जिलामत का, यानी न्याय व्यवस्था वो संभालेगा, और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद काम ले लिया था रेवेन्यू को इकट्ठा करने का, ठीक है, रेवेन्यू को इकट्ठा करने का काम। ओके, ये क्लाइव के शासनकाल में हुआ। तो जो द्वैध शासन लागू हुआ तो उसमें क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी, वहां पर जो राजस्व इकट्ठा करता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, ठीक है। और निजामत का जो काम था, यानी कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, कानून, ये सब दे दिए गए बंगाल को, नवाब को। कितने रुपए दिए थे इन्होंने बंगाल के नवाब को इस काम के लिए, बताइए कितने रुपए दिए थे। जो हमने आपको कल बताया जिलामत के लिए कितने रुपए दिए थे इन्होंने। देखिए, द्वैध शासन का जनक जो माना जाता है पूरी दुनिया में, वो माना जाता है लियोनस कार्टियस को, क्योंकि लियोनस कार्टियस ने एक बुक लिखी थी डायआर्की, और उसने बताया था कि शासन को इस तरह दो तरीके से भी बांटा जा सकता है। ओके, दीवानी के लिए इन्होंने जो पैसा इकट्ठा करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, भाई बाकी जिम्मेदारी के काम किसको दे दिए, नवाब को। काउंटर होगा तो नवाब होगा, ठीक है, क्वेश्चन उठेंगे तो नवाब पर उठेंगे। भैया 53 लाख रुपए दिए थे नवाब को, एकदम से ठीक है। बहुत सारे साथियों ने जवाब दिया। सबसे पहले जवाब देने वाले हैं संजीव, नहीं सॉरी, शिवजीत वर्मा, शिवजीत वर्मा ने दिया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रेवेन्यू इकट्ठा करती थी उसके लिए उसने दो दीवान बना रखे थे, सब दीवान। मोहम्मद रजा खान बंगाल वाले क्षेत्र में, और राजा सिताब राय बिहार वाले क्षेत्र में। भैया पैसा इकट्ठा करो और ईस्ट इंडिया कंपनी को दो। द्वैध शासन के कारण क्या थे, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जिम्मेदारी से बच गई, एक जिम्मेदारी के काम दे दिए नवाब को। विद्रोह का डर जो था, जनता विद्रोह करेगी, वो खत्म हो गया, क्योंकि वो नवाब को क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। और इनको लाभ भी था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लाभ मिलना था सीधे सीधे रेवेन्यू को ये इकट्ठा कर रहे थे। तो द्वैध शासन इन्होंने अपने फायदे के लिए लगाया, लूट के लिए। द्वैध शासन के परिणाम क्या हुए, द्वैध शासन के परिणाम वही होने थे, अराजकता फैली, भ्रष्टाचार फैला, कृषि और उद्योगों का पतन हो गया, ठीक है, इन लोगों ने इतनी लूट की यहाँ पर। भारत में एक वाइट रेबेलियन चला 1766 में, श्वेत विद्रोह, और आपका अकाल पड़ गया भारत में उस समय। आप जानते हैं पहले तो कृषि जो थी वो किस पर डिपेंड करती थी, वर्षा पर, ऐसे ट्यूबवेल वगैरह नहीं थी पहले। तो भयंकर अकाल पड़ा 1770 में, ये याद रख लेना कि आपका 1770 में पूछा था बंगाल का काल किस वर्ष पड़ा था, 1770 में। लोग भूखे मर गए थे हमारे देश में। उसी समय चेचक की बीमारी फैल गई, तो हमारे देश में 1 करोड़ लोग मर गए, और अंग्रेज सरकार ने उनको मरने दिया। और ऐसी स्थिति में जब अंग्रेजों को टैक्स माफ करने थे, 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया हम इंडियंस पर। और उस समय इस देश के जो जितने भी सन्यासी थे, और दशनामी नागा, गिरी समुदाय के लोग, ये सब सन्यासी थे, इन लोगों ने विद्रोह किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो इसीलिए इसको सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। तो सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ था, 1770 के अकाल की वजह से जो समस्याएं पैदा हुई थी। बात क्लियर है। इस सन्यासी विद्रोह का जिक्र हमको आनंदमठ पुस्तक में मिलता है, जिसके लेखक बंकिम चंद्र है, और इन्होंने इसको बंगाली लैंग्वेज में लिखा है। इस बुक को किसमें, बंगाली लैंग्वेज में लिखा है बंकिम चंद्र ने। बहुत पूछा जाता है, आनंदमठ पुस्तक बहुत बाद में लिखी गई थी, लेकिन उसने जिक्र किया है, जिक्र किया है। ओके, नोट। के.एम. पणिक्कर जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्लाइव के शासन को डाकुओं का राज्य कहा है, कि लूट इन्होंने की थी। और फिर बाद में इसी सब को देखते हुए, बहुत बाद में 1901 में दादा भाई नौरोजी ने पूरे घटनाक्रम को लिखा है कि कैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा। भारत को साथ ही जिन भी सभ्यताओं ने नुकसान पहुंचाया, उनमें सबसे ज्यादा नुकसान जिसने पहुंचाया है, जिसने सबसे ज्यादा लूट की है, वो है इस देश में अंग्रेज, जिनके बारे में हमारे देश में बात नहीं होती। राजनीतिक पार्टियां हमारे यहाँ लोगों को धर्म के नाम पर बहकाती हैं, और वास्तविक हकीकत पर बहुत कम लोग बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने 12 ट्रिलियन डॉलर्स जो भारत से लूट करके ये ले गए, उन्होंने देश को एकदम से खोखला कर दिया, उस सोने की चिड़िया को एकदम से कमजोर कर दिया। ओके, तो क्या बोलेंगे, धन बहिर्गमन सिद्धांत, यानी कि पैसा बाहर जा रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने समझाया लोगों को, नहीं तो उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि अंग्रेज लूट भी कर रहे हैं। क्लाइव ने मुगल सम्राट को रबर स्टाम्प बना दिया।
वो बस मोहर लगाने के लिए रह गया और कोई काम नहीं बचा आपका किसके पास में। बंगाल का जो नवाब था या मुगल सम्राट था, इतनी पावरफुल हुआ करता था एक समय पे, उन सब लोगों को बस सिग्नेचरी एक अथॉरिटी बना दिया, रबर स्टाम्प। असैनिक सुधार इसने किए, ठीक है। व्यापार सभा बनाई इसने बहुत सारी क्लाइव के समय पर, लेकिन वो व्यापार सभाएं भी खत्म हो गई, क्या कि व्यापार को बढ़ाया जा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इसके टाइम पर जो अवकाश प्राप्त कर्मचारी होते हैं, जैसे आप रिटायर होंगे जिस जॉब के बाद में, तो जॉब के बाद में आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में लोगों को पेंशन मिलती होगी, पेंशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, पेंशन। और आप याद रख लेना, मैं जो अंग्रेजों की लूट की बात कर रहा हूँ ना, आप इस सिद्धांत को समझ लेना कि आपका जब ड्रेन वेल्थ लिखी 1867 में उन्होंने सिद्धांत दिया था ड्रेन फेरी का, जो ड्रेन थ्योरी थी, तो तब तक $12 ट्रिलियन, और भारत की आज़ादी तक के आंकड़े हैं $45 ट्रिलियन अंग्रेजों ने लूटा इस देश से। $45 ट्रिलियन, आप एक बार कैलकुलेट करके देखना है पैसा कितना होता है, आपकी आकांक्षाओं से परे का है। जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय भी जहाज़ों में पैसा जा रहा था, सोना जा रहा था यहाँ से। तो क्या बोलेंगे, अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन, क्लाइव ने एक फंड बनाया था कि भाई ताकि कंपनी के कर्मचारी लॉयल रहें, कि भाई हमको आगे भी सेवाएं मिलेंगी, ताकि वो भ्रष्टाचार कम करें, ठीक है। वो ये ना सोचे कि अपने जीवन काल में ही सारा पैसा कमा लूँ, कार्यकाल में ही। क्लाइव जब गया था तो इस पर बहुत सारे आरोप लगे थे कि इसने भैया जो है भारत जैसे देश से बहुत पैसा लूटा है, क्योंकि इसकी वेल्थ में एकदम से बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है। और क्या कहेंगे, तो वहां जाकर के जब इसको संसद में इसके खिलाफ मुकदमा चलता है, या तो इसको इतना डिफेमेशन वहां पर मिला कि एक दिन इसने आत्महत्या कर ली। तो क्लाइव ने क्या किया था, आत्महत्या कर ली थी। हॉलवेल एक हुआ, याद रखिए, आप मुझे बताइए ब्लैक होल घटना कब हुई थी। ब्लैक होल घटना हुई थी, आपको पता होगा, 20 जून 1756 को। जो 146 लोग सिराजुद्दौला ने कमरे में बंद किए थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति हॉलवेल भी था। इसने अपनी ब्लैक होल घटना अपनी किताब में बताया, क्योंकि ये मौजूद था। वेंसी टार्ट आपका बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। कार्टियार बंगाल में जब भीषण अकाल पड़ा था 1770 में, क्योंकि हमने घटना का जिक्र तो वहां किया, लेकिन 1770 में क्लाइव थोड़ी था। क्लाइव तो आपका क्या बोलेंगे, दो बार रहा आपका भैया, हमने आपको बताया 1757 से 60 रहा, और 60 के बाद में उसको रिपीट किया गया 65 से 67 के लिए। कार्टियर के इस टाइम पर बंगाल में अकाल पड़ा था। एक व्यक्ति आया वॉरेन हेस्टिंग्स, ये हमने आपको बताया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बना था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। क्लाइव तो था बंगाल का गवर्नर, लेकिन जब इनका एक्सपेंशन हो गया, इनका क्षेत्र बढ़ गया, तो इन्होंने बंगाल के गवर्नर को बोला कि बिहार और उड़ीसा भी इसी के अधीन है, और अब इसको बोलते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सब जानते होंगे, इसको इसको नाथ एक्ट भी बोलते हैं। पॉलिटी में हमने सारा पढ़ाया था आपको। जिन्होंने नहीं पढ़ा है आपका नायक बैच से, तो कोई इशू नहीं है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, सर आपको पॉलिटी में बताएंगे। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, और पहला गवर्नर जनरल बना हेस्टिंग्स। इसने क्या बोला, नवाब को बोला कि भैया तुमको 16 लाख रुपए देंगे साल का, और तुमको कोई भी कान भी नहीं हिलाना है, चुपचाप रहना है। चूंकि द्वैध शासन से आप जानते हैं अराजकता पैदा हो रही थी, भ्रष्टाचार पैदा हो रहा था, तो इसने क्या किया, द्वैध शासन को खत्म कर दिया। तो द्वैध शासन लगाया किसने, क्लाइव ने। कलाई कितनी होती है हमारी, दो, तो द्वैध शासन किसने लगाया, क्लाइव ने। द्वैध शासन को किसने खत्म किया, तो इस बात पर तुम हंसे, यानी हेस्टिंग्स ने उसको खत्म कर दिया था। और हेस्टिंग्स ने क्या बोला था, इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा हम आपको समझा चुके हैं। 1772 में इसने बोली लगा करके जमीन को ठेके पे दिया। थम्सअप करिए, जारीदारी प्रथा हमने बताई थी। बताइए किस बंगाल के नवाब के समय पर यह जारीदारी प्रथा शुरू हुई थी, जिसको फर्रुखसियर ने शुरू किया था, बोले। तो इजारेदारी प्रथा जो थी आपका, इसको शुरुआत में 5 वर्षीय किया गया, लेकिन 5वें वर्ष में इसको बोला हर साल इसको चेंज करेंगे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में हुई थी, ये सब जानते हैं। बताओ कौन थे कलकत्ता में हाई कोर्ट जो बना था, उसके चीफ जस्टिस। 1775 में कुमार पर जो मुकदमा चलाया गया था, फर्जी मुकदमा था, एक झूठा मुकदमा चलाया गया, और नंद किशोर जो निर्दोष व्यक्ति था, नंद कुमार, उसको फांसी दे दी गई। तो ये हेस्टिंग्स के कार्यकाल में उस पर आरोप लगाया जाता है कि कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट का जज था वो मिल गया था हेस्टिंग्स के साथ में, और नंद कुमार को इन लोगों ने फंसा दिया था। इसी के समय आपका बंगाल गजट जो पहला वीकली अखबार है वो आया।
जेम्स एगस्टस हिक्की ने उसको लागू किया था। इसी के समय कलकत्ता में आपका आलिया मदरसा की स्थापना हुई। कौन सा गवर्नर है, कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके समय एक आपका मदरसे की स्थापना हुई? तो क्या बोलोगे? वो भैया हेस्टिंग्स ही है। संदीप साहू ने सबसे पहले आंसर दिया है, उनसे पहले सॉरी पीयूष गुप्ता ने भी आंसर दिया है कि एलिजा इम्पे सबसे पहले चीफ जस्टिस थे। आप एक शानदार छात्र की तरह जवाब देते हैं। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने 1782 में। पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 में आया, ये सब जानते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? विलियम जोन्स ने। ये संस्थापक है इसका, संस्थापक है। दरअसल में ये जब जज बन के भारत में आया तो इसने भारत के जितने भी धर्म ग्रंथ थे, तो धर्म ग्रंथ को इसने ढूंढा, धर्म ग्रंथ को, तो जितने भी इसने यहाँ पर देखा धर्म ग्रंथ हैं, उन सबको इसने कहा कि भाई ट्रांसलेट करना चाहिए हमको, ये इंडियन नॉलेज बहुत सुपीरियर है। तो उस इंडियन नॉलेज के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ट्रांसलेशन किए। जैसे मनुस्मृति थी, उसको इन्होंने ट्रांसलेट कराया, मनुस्मृति को। भगवत गीता को 1785 में विल चार्ल्स विंकल्स इसका ट्रांसलेटर है, हमने आपको बताया था स्टैटिक जीके में। अभिज्ञान शाकुंतलम आपका पहले साहित्यिक पुस्तक थी जिसको आपका ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। गीत गोविंद किसके, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव, इसको ट्रांसलेट किया। और अलेक्जेंडर हैमिल्टन वो व्यक्ति जिसने संस्कृत भाषा का यहाँ आकर के स्टडीज किया, पहला यूरोपीय था। ये सब घटनाक्रम हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ। और हेस्टिंग्स वापस गया तो हेस्टिंग्स के खिलाफ भी एक इम्पीचमेंट चला, यानी कि उसके खिलाफ भी एक मुकदमा चला था, और वो बर्क ने उसको लागू किया था। ठीक है, बर्क ने। जॉन मैकफरसन रहा बीच में, एक कार्यवाहक गवर्नर रहा। फिर आता है कार्नवालिस। कार्नवालिस का भैया कार्यकाल याद रखना है। कार्नवालिस 2 बार जिम्मेदारी संभालता है। पहली बार 1786 से 93, वापस भेजा जाता है इसको 1805 में, लेकिन इस समय पर इसी वर्ष में इसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। भैया गीत गोविंद के लेखक जो है वो जयदेव है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भैया नंद कुमार केस क्या था? भैया नंद कुमार पर जो है अगर बताएं हम, जालसाजी और षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, लेकिन दरअसल में वो क्या कर रहा था, वो दिखाना चाह रहा था कि भाई यहाँ पर ये लोग जो है लूट के वास्तविक कारक हैं, लूट को वास्तविक रूप से ये जन्म दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए लोग उसके खिलाफ हो गए थे। कार्नवालिस की हम बात करते हैं तो कार्नवालिस को माना जाता है नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता। आज देश में आप जानते हैं यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको पहले आपका कहा जाता था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये सब व्यवस्थाएं आज जो आप चौकी देखते हैं, ये सब व्यवस्थाएं किसने बनाई थी? आपका कार्नवालिस ने। लेकिन कार्नवालिस क्या कहता था कि जो ब्रिटिशियर्स है ना, ये उच्च पद पर रहने चाहिए, भारतीय जो रहे इसमें क्लर्क और चपरासी ही रहे। तो यानी कि ये क्या कर रहा था, ये आपका तो ये क्या था, इसने इसके ऊपर आरोप लगे कि ये नस्लीय भेदभाव करता है, और कार्नवालिस का मानना था कि हम भारतीय योग्य नहीं है। देख रहे हो इन लुटेरों को, लुटेरे ये कह रहे हैं, ठीक है सर, पाकिस्तान को अंग्रेजों ने नहीं लूटा था। अनिल चौधरी, आप बेटा बहुत बुद्धू निकले, आप टारगेट में कैसे आ गए? पाकिस्तान भारत का हिस्सा नहीं था, तो अलग अलग से लूटेंगे? कह रहे पाकिस्तान को नहीं लूटा था। मोटी बुद्धि के इंसान, नस्लीय भेदभाव, क्या बोलोगे? ये इसके अंदर था। ठीक है, चोर के अंदर, चोर लोग हमारे ऊपर बोल रहे हैं कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। पुलिस में इसने सुधार किए, जिले में इसने मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की, जिला अधीक्षक, जो आज पुलिस में एसपी होते हैं हर जिले में। भाई बड़ा जिला होता है तो एसएसपी होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और आपका छोटा जिला होता है तो एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। थाने में चौकी इंचार्ज, ये कार्नवालिस के समय। सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसके समय पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया। परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम का है? कार्नवालिस के टाइम का है। यहां पर देखिए क्या है, देखिए भारत में, यहां पर बॉक्स में देखिए किनारे पर लिखा हुआ है, भारत में 3 प्रथाएं रही है। 3 प्रथाएं रही। कौन कौन सी 3 प्रथाएं हैं? स्थायी बंदोबस्त 1793 में जो लागू हुआ वो 19% क्षेत्र पर था। स्थायी बंदोबस्त कितने एरिया पर लागू किया गया? 19%। एक महलवाड़ी प्रथा रही भारत में, वो लागू हुई 30% पर।
एक रैयतवाड़ी प्रथा थी भारत में, वो लागू हुई भारत के 51% क्षेत्र पर। ये तीनों क्या हैं भैया, इनको थोड़ा समझाइए। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जिसको इस्तमरारी नाम भी हम देते हैं, दरअसल में हुआ क्या था, देखना जरा ध्यान से। मीर कासिम को हमने आपको बताया था, जब मीर कासिम गवर्नर था तो उसने क्या, मीर कासिम नवाब था तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 जिले दिए थे, वर्धमानपुर, मिदनापुर और चटगांव। और इन तीनों को ही उन्होंने पंचवर्षीय ठेके पर दे दिया था। 1765 में आपको पता हो कि जब बक्सर का युद्ध हार गए थे तो उसके बाद में क्या हुई थी, इलाहाबाद की संधियां हुई थी, यस और नो। तो इलाहाबाद की संधियां हुई तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी दीवानी किसने ले ली थी, किससे ली थी ये दीवानी, बताओ फटाफट से, नाम लिखो उस व्यक्ति का। तो आप कहेंगे जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली। ठीक है, क्योंकि वो हार गया था युद्ध, और पहली संधि उसी के साथ की थी 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, अब क्या हुआ दरअसल में ये आपको समझना है। स्थायी बंदोबस्त क्या है। स्थायी बंदोबस्त का विचार जॉन सोर, एक रेवेन्यू बोर्ड बना था, उसका अध्यक्ष था, इसने सबसे पहले दिया। इस स्थायी बंदोबस्त में जो कागजों की देखभाल होती थी, किसानों की भूमि के जो कागज होते थे, वो जेम्स ग्रांट ने की, और कॉर्नवालिस, ये एक बोर्ड में थे सारे लोग। और स्थायी बंदोबस्त वाला जो इन्होंने, कितने परसेंट पर लागू हुआ स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में लागू हुआ। अब स्थायी बंदोबस्त क्या था कि भाई आपको पता है कि जो सरकारें थी या पहले से जो राजा थे, वो सब राजस्व लेते थे या नहीं भूमि पर किसानों से। भाई अलाउद्दीन खिलजी अपना एक अलग रेट बना रहा है, आपका अकबर कह रहा है कि 10 साल में भूमि का सर्वेक्षण होगा, उधर मराठा साम्राज्य में चौथ और दसरवें देशमुखी लिए जा रहे थे। तो किसानों से एक टैक्स लिया जाता था, हाँ या ना, पहले ही बताइए, आप कहेंगे हाँ जी। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई एक काम करते हैं, रेवेन्यू को फिक्स कर देते हैं, आपको इतना फिक्स रेवेन्यू देना है, और उतने फिक्स रेवेन्यू के अलावा आप क्या करेंगे, चाहे जो भी वसूलें। जमींदार को भूमि का स्वामी बनाया गया, ठीक है, क्या बोलेंगे, जमींदार का। और राजस्व जो, साथी क्या बोलेंगे, जमींदार कौन व्यक्ति होता है। आपने एक चीज सुनी होगी, किसी के पास पहले बहुत सारी भूमि थी, इतने हजार बीघे थी, ये कैसे होती थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा जमींदार से, भैया देखिए हम तो तुमसे एक फिक्स रेट लेंगे, क्या कर दिया, स्थाई एक रेट ले लिया, स्थाई, तुमको हमें देना है स्थाई। जैसे मान के चलो कुछ प्रतिशत इन्होंने तय कर दिया कि भाई अब मान 10% मान लेते हैं, 10% तुम हमें दोगे फिक्स, ये फिक्स है। अब तुम किसान से चाहे जैसे भी वसूलो, हमें इस बात से मतलब नहीं है। तो जो जमींदार है वो किसान का शोषण करेगा या नहीं करेगा। तो जमींदारों ने क्या किया, राजस्व वसूली के लिए उन्होंने कहा कि भाई जमींदार चाहे तो उस भूमि को बेच सकता है, उसको गिरवी रख सकता है, उत्तराधिकार में किसी को भी दे दे। अब जमीन का मालिक तो बेचारा किसान था, लेकिन कंपनी ने किसको बना दिया, जमींदार को। तो जमींदारों ने लोगों को खूब लूटा, खूब अपनी जमीनें बढ़ाई, खूब उन पे आपका अत्याचार किए, उनका शोषण हुआ किसानों का। और इसमें एक नियम लेके आए कि अगर शाम तक तुमने टैक्स नहीं भेजा तो तुम्हारी जमीन जब्त कर ली जाएगी। सॉरी, हाँ, तो क्या बोला उन्होंने, अगर तुमने शाम तक जो रेवेन्यू है वो उसको नहीं दिया तो तुम्हारी जमीनें जो हैं वो जब्त कर ली जाएंगी। तो इसमें क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ रही, किसान एक तरफ रहे, बिचौलिया कौन हो गया बीच में टैक्स कलेक्ट करने के लिए, शोषण करने वाला व्यक्ति, जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे। अच्छा, इसके बाद में देखा कि भाई जमींदारों बहुत अत्याचार कर रहे हैं जमींदार, ठीक है, किसानों के ऊपर, किसानों का तो बहुत शोषण हो रहा है। तो इसमें एक नई प्रथा आई थी, रैयतवाड़ी। ये भारत के 51% क्षेत्र पर लागू हुई। इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई जमींदार जो है वो भूमि का मालिक नहीं है, यानी कि उसको भूमि का मालिक नहीं बनाया गया। और क्या हुआ कि किसान को भूमि का मालिक बना दिया गया। लेकिन आपको पता है कि भाई किसान एक फिक्स आपका कोई भी रेवेन्यू वो नहीं दे सकता। हर साल किसान की फसल अच्छी हो ये जरूरी है क्या, पहले तो वैसे भी प्रकृति पर निर्भर करती थी, तो प्रकृति पर निर्भर करती थी तो फिर कैसे होगा। तो किस साल अगर बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं हुई, तो ये किसान क्या करने लगे कि ठीक है यार अगले साल फसल अच्छी हो जाएगी, अपनी जमीन अच्छा है, गिरवी रखने से अच्छा है, कंपनी उसको अपने अधिकार में ले लेती थी। तो ये क्या करने लगे, ये जाने लगे आपका सूदखोरों के पास में। सूदखोर समझते हैं,
जो ब्याज पर पैसे देते हैं। तो ये ब्याज पर पैसे लेते थे कि भैया अगले साल फसल अच्छी होगी, तुम्हारे पैसे लौटा देंगे, अभी हमारी जमीन बचवा दो कैसे भी। तो एक नई प्रथा ने इस देश में जन्म लिया, सूदखोरी प्रथा। ब्याजखोर लोग आपके गांव में भी होंगे, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे जो लोगों को कुछ पैसे देते हैं और फिर शोषण करते हैं उनका, कुछ पैसे का अनाप शनाप ब्याज लेते हैं और एक गरीब व्यक्ति को फंसा दिया जाता है आपका कहाँ पर, ब्याज के चक्कर में। आप खूब इसको महसूस करते होंगे। और ये सरकारों का भी विषय है, बड़ी प्रथा है, इसमें लोग हर गांव गली मोहल्ले में त्रस्त हैं, लेकिन सरकारें इस पर ध्यान नहीं दी जाती हैं। तब से लेकर के आज तक भी किसानों को लूटा जा रहा है। 1792 में बारामहल तमिलनाडु में ये आपका क्या बोलेंगे, कर्नल रीड द्वारा शुरू हुई और 1/3 राजस्व इसमें फिक्स कर दिया गया था। मद्रास में इसको थॉमस मुनरो ने शुरू किया और किसानों को भूमि का स्वामी बनाया गया। क्या बना दिया गया यहाँ पर रैयतवाड़ी में? हमने आपको बताया पहले जमींदार स्वामी था, यहाँ पे कौन, किसान भूमि का स्वामी बन गया। और सूदखोर यानी कि जो मनी लेंडर्स थे, जो ब्याज पर पैसे देते थे, साहूकारों का जन्म हुआ। अब ये प्रथा भी विफल हो गई। तो एक क्षेत्र में महलवाड़ी प्रथा को लागू किया गया। महलवाड़ी में क्या बोला गया कि भाई महाल ग्राम से सामूहिक वसूली होगी, एक मुखिया होगा और वो मुखिया क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी होगी पूरे गांव का टैक्स जो है देने की। कंपनी ने बोला कि भाई अभी किसान भूमि का मालिक नहीं रहेगा, कंपनी भूमि की मालिक रहेगी। तो देखिए कहीं किसान को कभी तो ये मालिकाना हक उससे छीन लेते थे, कभी टैक्स के नाम पर उसको शोषण करने के लिए लोगों को छोड़ देते थे, कभी जमींदार कभी आपका साहूकार। लेकिन यहाँ पर जो वसूली होती थी उसमें दर इतनी ज़्यादा रही, 50 से 80%। खूब शोषण किया गया किसानों का अंग्रेजों के द्वारा। इनको तनिक घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था, इतना सा भी, कि हमारे किसान किस तरह से मर रहे हैं। बस इनको अपनी जो है अकाउंट्स पूरे करने थे। कहाँ शुरू हुई थी महलवाड़ी भैया? महलवाड़ी प्रथा जो है वो आपका हाल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर भारत में शुरू हुई थी। बात क्लियर है भाई साहब? तो रैयतवाड़ी कहाँ पर है? साउथ में, तमिलनाडु में आपका। हमने आपको बताया महलवाड़ी हाल्ट मैकेंजी द्वारा कहाँ पर आपका, कहाँ पर लागू हुई है? नॉर्थ इंडिया में, पंजाब उत्तर प्रदेश में। और स्थायी बंदोबस्त कहाँ पर लागू हुआ था? बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में। थम्सअप करें, तीनों प्रथाएं क्लियर हैं। जो पहली है ईस्ट इंडिया कंपनी वाली, इसमें क्या किया गया, जमींदार को स्वामी बनाया गया, किसान को यहाँ भी तड़पाया गया। महलवाड़ी में आपका साथी तमिलनाडु में बना करके किसान को मालिक तो बना दिया भूमि का, लेकिन इतनी टैक्स देने की वजह से सूदखोरों ने जन्म ले लिया। और यहाँ पर तीसरे रैयतवाड़ी में क्या हो गया, वो रैयतवाड़ी में क्या हो जाता, सॉरी उसमें रैयतवाड़ी बोल रहे, क्रम उल्टा हो गया ना इसका, रैयतवाड़ी पहले आएगा, मालवाड़ी बाद में आएगा। तो मालवाड़ी में किसान क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को मालिक बना लिया था, जमीन का मालिक। ओके। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ये ईयर बहुत पूछा जाता है। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1958 में ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बन गया और 1974 से इसको संस्कृत विश्वविद्यालय कहा जाता है। 1793 में कार्नवालिस ने क्या लागू किया था बताइए? स्थायी बंदोबस्त। और इसी समय पर उसने कार्नवालिस कोड भी लागू किया। कार्नवालिस कोड क्या था? कलेक्टर सिर्फ राजस्व निर्धारण करेगा। कलेक्टर की सारी जो कलेक्टर पहले मालिक होता था एक जिले का, नहीं, आप सिर्फ रेवेन्यू डिसाइड करोगे, बाकी इकट्ठा करने के लिए टीम अलग होगी। फौजदारी मामले जो होंगे, जो जमीनी आपका जो उनको बोलते हैं जमीनी मामलों को सिविल मैटर्स। लेकिन जितने भी जिन चीज़ों में आपका एक आप कहेंगे कि भैया क्राइम जिनको हम देते हैं, जैसे कि हत्या हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, ठीक है, तो ये सब कैसे होते हैं? ये क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, इनको बोलते हैं फौजदारी मामले। तो ऐसा कोई भी मामला होगा उसमें भारतीय न्यायाधीश सजा नहीं सुना सकेगा। क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? तो फौजदारी मामले में सिर्फ यूरोपियन न्यायाधीश होंगे। कोई भी जो गवाही हो रही है उसमें धर्म आधार नहीं होगा, ठीक है, किसी भी धर्म के आधार पर कोई गवाही नहीं होगी, कुरान के आधार पर या किसी अन्य धार्मिक पुस्तक के आधार पर। ओके। हमने आपको बताया 1805 में दोबारा आया और यहीं मर गया और गाजीपुर में इसकी समाधि है। अच्छा हुआ मर गया। इनके नाम के आगे हम कभी बच्चों से बोलते हैं कि जो सम्मान सूचक शब्द लगाते हैं ना, वो किताबों में बहुत सारे टीचर्स मत लगाया करो। हमारे लोगों को इन्होंने तिल तिल तड़पाया है और लोग इनके आगे सम्मान सूचक शब्द लगा के बताते हैं। क्या बोलेंगे? जॉन सोर, इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी कि भारत में जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे। एक वेलेजली आया था, एकदम से पलट गया था, इसने किया था सहायक संधि। अब देखिए ये डुपले फ्रांसीसी गवर्नर था, आप सबको पता होगा। हाँ भैया पता है।
तो डुप्ले इस नीति को लागू करने वाला था, इस नीति के बारे में डुप्ले सोचता था, लेकिन डुप्ले को तो कब वापस बुला लिया था फ्रांसीसी कंपनी ने। तो फ्रांसीसी कंपनी ने वापस बुला लिया, तो सहायक संधि को अपनाने वाला कौन था? वेलेजली। सहायक संधि क्या थी भैया? देखिए, ये कहते थे कि भैया एक काम करिए, आपके राज्य को पड़ोसी राज्य से खतरा है, हम हैं अंग्रेज, आप दो राज्य हैं ए और बी, आपस में सबके झगड़े होते थे, हाँ जी भैया। तो ये ए राज्य के पास जाते थे, जिसको इनको कैप्चर करना होता था, तुम्हारा पड़ोसी राज्य से हम तुमको सुरक्षित करेंगे। अब अंग्रेज पावरफुल थे, तो ये मना भी नहीं कर सकते थे इनसे। ये बोलते थे कि हाँ भैया बताओ कैसे। बोले कुछ पैसा तुमसे चाहिए और हम तुम्हारे यहाँ पर एक सेना रख देते हैं, आर्मी, और साथ में एक रेजिडेंट रख देते हैं। रेजिडेंट मतलब जो सारी चीज़ों को देखेगा, रेजिडेंट वो सारी चीज़ों को देखेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से क्या होते थे, धीरे धीरे उस आर्मी की संख्या को बड़ा करते चले जाते थे, बड़ा, और जो पैसे का भार है वो उस राज्य पर बढ़ता चला जाता था। और ये कहते थे कि भैया अब एक काम करो, अपना क्षेत्र दे दो हमको, इसके बदले में जमीन दे दो। तो इस तरह से ये टेक ओवर करते थे। ये सहायक संधि है, समझ में आई? तो सब्सिडरी जो अलायंस था ये कौन किया? आपका वेलेजली। मत भूलना, सबसे पहले उसने इस सब्सिडरी अलायंस को हैदराबाद में किया था। मैसूर और तंजूर ने उसके बाद में, अवध को इन्होंने मिलाया 1801 में, पेशवाओं को 1803 में और सिंधियाओं को 1804 में। खुद को वेलेजली बोलता था बंगाल का शेर। इसके टाइम पर ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 में। और सिडनी जो एवन ने लिखा है कि वेलेजली ने ही भारत में अंग्रेजी राज्य, अंग्रेजों के भारतीय राज्य में बदल दिया। यानी कि भारत में अंग्रेजी राज्य, भाई ये भारत में शासन करने आए थे, को लिखना को, तो भारत में अंग्रेजी राज्य था, लेकिन इसने धीरे धीरे क्या कर दिया कि भारत का जो नक्शा था उसको बना दिया अंग्रेजों का भारतीय राज्य। इतनी लूट इसने मचाई वेलेजली ने भारत में। इसके बाद कार्नवालिस आते ही हमने बताया दूसरी बार आया, इसकी डेथ हो गई, गाजीपुर में समाधि है। फिर बार्लो आया, उस समय की कोई उपलब्धि नहीं है। मिंटो प्रथम आया, इसने महाराजा रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि की थी। एक हैस्टिग्स आया आपका 1813 से 23, उसके समय पर क्या हुआ था? एक पहले हेस्टिग्स कौन था? वो वॉरेन हेस्टिग्स था। वॉरेन हेस्टिग्स जो 1772 से 85 है। और थैंक यू संदीप भाई, आपको अच्छा इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि आप अच्छे से समझने के लिए बैठे हुए होंगे और टारगेट के लिए जो शर्तें थी उनको आप पूरा करते होंगे। तो हम भी थैंकफुल हैं आपके कि आप चीज़ों को अच्छे से और ध्यान से समझ पा रहे हैं। आगे आएंगे। तो ये मार्बिल आपका, जिसको अर्ल ऑफ मोइरा या जॉन एडम्स, कभी नहीं पूछा था। एक पूछा जाता, नेपाल युद्ध कब लड़ा गया था? आंगल नेपाल युद्ध, आंगल का मतलब होता अंग्रेज, अंग्रेज। देखिए 1760 में मीर कासिम ने भी कोशिश की थी नेपाल के लिए, सफल नहीं हुआ। 1802 में कैप्टन नोम्स ने प्रयास किए, सफल नहीं हुआ। 1815 में सिंगोली की संधि हुई, ठीक है, इस युद्ध के दौरान, और हेस्टिंग्स इसमें सफल हुआ था। 1817 से 18 किसने पिंडारियों का दमन किया? एक मूवी आई थी सलमान खान की, शायद पिंडारी ही नाम था या क्या था। पिंडारी बहुत खतरनाक प्रजाति थी, ठीक है, वो लूट कर लेते थे, अंग्रेजों को बहुत तड़पाते थे। तो अंग्रेजों ने नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से चला के उनको घेर कर पिंडारियों का दमन किया था इसी के टाइम पर। 1817-18 आपको याद ही है, कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे? 3, तीसरे के समय यही था। पेशवा पद इसी के समय खत्म किया गया। जो रैयतवाड़ी हम अभी बता रहे थे इसी के समय की है, 1820, आप समझ ही जाएंगे। एम्स्टहर्स्ट के समय पर आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, अंग्रेजों ने बर्मा से भी युद्ध किया था, बर्मा क्षेत्र पर, ठीक है। और बर्मा युद्ध में ही यांडबू की ट्रीटी इन्होंने साइन की थी एमरस्ट के समय। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध ये किसके समय पर हुआ था? देखिए एमस्ट में लिखा हुआ है तो एमस्ट में समझ लेना, ये डलहौजी के टाइम पर हुआ था। और तीसरा हुआ था डफरिन के टाइम पर। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आंग्ल बर्मा युद्ध कुल कितने हुए थे? भैया वीर नाम है उस मूवी का। हाँ बिल्कुल ठीक तुमने कहा, हमको याद है पिंडारी नाम था उस मूवी का, वीर नाम है मूवी का, एकदम से सही है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना, आंग्ल बर्मा युद्ध कितने हुए? 3 हुए थे, 3। पहला किसके समय पर? एमस्ट के समय, दूसरा डलहौजी, और तीसरा डफरिन के टाइम पर। बेंटिक आता है 1828 में। बेंटिक पहले मद्रास का गवर्नर रह चुका था। इसके टाइम पर यहां तमिलनाडु में एक वेल्लोर विद्रोह हुआ था जिसको इसी ने दबाया। 1828 से 33 में ये बना दिया गया क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल। और 1833 में एक्ट आया और ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना, या सॉरी भारत का। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है?
तो आप कहेंगे भैया ये है आपका विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत इसी के टाइम पर हुआ। राजा राम मोहन राय जी ने प्रयास किए। सती प्रथा क्या थी? स्त्रियों की बहुत दुर्दशा थी हमारे देश में, पाखंड और अंधविश्वास के चलते हुए हम लोग हम भारतीयों ने विज्ञान का जितना तिरस्कार किया जा सकता है उतना तिरस्कार हम करते हैं। हम लोग, हमारे जितने भी लोग जो पाखंड ज्योतिष तमाम तरह की बातें करते हैं, वो सब लोगों को तुम आंख पे पट्टी बांध के रोड पे 10 बार पार निकलवा दो, नहीं निकल सकते। अगर उनको अगली घटनाओं का पता ही है कि किस तरह से घटनाक्रम घटेगा तो निकाल दो उनको चलते रोड पर, नहीं निकलेंगे। वो खुद प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को लोगों तक भेजने के लिए, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तमाम जितनी भी आपका ज्ञान का विज्ञान का जितना भी माध्यम हो सकता है उनसे उसका प्रयोग वो करते हैं। लेकिन लोगों को क्या कहते हैं? प्राचीन काल की विद्याओं पर जियो। तो अपने आज के यूथ को वो टेक्नोलॉजी से दूर करना चाहते हैं, और अगर टेक्नोलॉजी से वो दूर कर देंगे उनको तो क्या होगा? लोग सवाल पूछने लायक नहीं रहेंगे, अंधविश्वास का शिकार हो जाएंगे और उन्हीं को सुप्रीम पावर फिर समझेंगे, क्योंकि सवाल करने की हालात में नहीं होंगे। यही भारत के पीछे रहने का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है कि बहुत सारे देश हमसे बहुत सारे पैमानों पर आगे निकलते जा रहे हैं, बहुत सारी इंडेक्सेस में हम एकदम से नीचे हैं। उसका कारण है कि हमारे यूथ को, जिसको टेक्नोलॉजी से दूर करने की ये जो उन लोगों के व्यापार के चलते हुए साजिश है, वो उसको टेक्नोलॉजी से। आप एक बात बताइए, कोई युद्ध आप कैसे जीतेंगे? भारत पाकिस्तान युद्ध अभी हुआ तो आप कैसे जीतेंगे? टेक्नोलॉजी से जीतेंगे या फिर उसको तंत्र मंत्र से जीतेंगे? तो आप कहेंगे भैया टेक्नोलॉजी में हमको आगे आना होगा, इस देश के युवाओं को हमको प्रौद्योगिकी का सम्मान करना सिखाना होगा, और जब प्रौद्योगिकी की तरफ ये देश जाएगा तब हमारे देश की तरक्की होगी। तो सती प्रथा में क्या होता था? पति मर जाए तो पत्नी को जिंदा बैठना है, चिता पर जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। क्या बोलेंगे? सती प्रथा तो क्या बोलेंगे? 1829 में। और ऐसा नहीं है कि आपका कि भाई उन स्त्रियों को रोकना था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लोग अवेयर होते हैं। जब लोग शिक्षित होते हैं तो लोग उस बात को समझते हैं। लोग समझते हैं नहीं यार, स्त्री का जीवन है, स्त्री का जीवन स्वतंत्र होना चाहिए, सदर स्वतंत्र होना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ। ठगी प्रथा का अंत कर्नल सलीमैन ने, इनके टाइम पर ठगी होती थी उसको नियुक्त किया। शिशु वध पर इन्होंने रोक लगाई। अंग्रेजी शिक्षा इसी के टाइम पर माध्यम बनी कि भाई इन भारतीयों के ऊपर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे आएगा, इनके ऊपर क्या करो, अंग्रेजी थोप दो। हमने एक बार देखा किनको, आपका एक व्यक्ति थे आपका मोहन भागवत, आप सब जानते होंगे। वो स्पीच दे रहे थे, कह रहे थे भारतीयों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, उनको अपनी भाषाओं की तरफ लौटना चाहिए। नेता मंत्रियों के खुद के बच्चे सीख रहे हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज। अच्छा, तुम्हारे लड़के जाके जो विदेश में ऑक्सफोर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो ये वहाँ अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि ये संस्कृत में पढ़ते हैं वहाँ? तो मतलब हम अपने लोगों को मतलब क्या सिखा रहे हैं? हम उनको क्यों आगे नहीं ले जाना चाहते हैं? हम उनको मतलब क्यों रोक के रखना चाहते हैं? हम उनसे झूठी बातें क्यों करते हैं? हम उनसे सत्य क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिस तरह तुम्हारे बच्चे यूनिवर्सल लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इस देश के भी हर बच्चे को अधिकार है यूनिवर्सल लैंग्वेज सीखने का, है कि नहीं है? तो हम कभी भी कोई स्टेटमेंट यदि ऐसे देंगे तो ये स्टेटमेंट क्या होंगे, एकदम से कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, तो हमको विचारना चाहिए। हमको अपनी भाषाओं को प्राथमिकता दें, हम ये बात कह सकते हैं, लेकिन हमको और भाषाओं को भी सीखना चाहिए, ठीक है। भैया एक बार अमित शाह ने भी ये बोला था, तो ये मुझे पता नहीं है, इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। जो मैंने सुना है मैं उसके उसके बारे में बोल सकता हूँ। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया, और अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों पर उस समय पर थोपने के लिए एक व्यक्ति आया आपका मैकाले, उससे कहा गया, काम दिया गया कि वो अंग्रेजी को भारतीयों पर थोपे। तो पहला विधि आयोग बना, फर्स्ट लॉ कमीशन, जिसका अध्यक्ष था मैकाले। मैकाले का सारा रुख था किसके लिए? वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, पाश्चात्य शिक्षा के लिए। और मैकाले विवरण, मैकाले मिनट बोलते हैं इसको, बोलते हैं मैकाले के भाषण को क्या बोलते हैं? मैकाले मिनट, जो उसने ब्रिटिश संसद में दिया था कि हम भारतीयों के अंदर यदि इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स भर दें, कमतरी का भाव हम भारतीयों के अंदर पैदा कर दे, तो ये आपका अपने आप को समेट लेंगे। जैसे तुम्हारे सामने कोई अंग्रेजी बोल दे फर्राटेदार, तुम 4-5 लोग ये हिम्मत नहीं कर पाओगे, भैया समझ नहीं आया हिंदी में बोलिए। तो क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि तुमने अपने अंदर एक कमतरी का भाव, कमतरी का भाव का आपका क्या बोलेंगे, कमतरी का भाव, वो तुमने अपने अंदर पैदा कर लिया, है ना।
क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसने कहा व्हाइट मैन्स बर्डन। देखिए क्या थ्योरी देता है, तो पूछा था व्हाइट मैन बर्डन्स थ्योरी किसने दी थी। ये लोग पता क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे इस दुनिया इस सभ्यता को अच्छा करने का जिम्मा हमारे पास में है। जो ये काले लोग हैं, सांवले लोग हैं, ये पिछड़े हुए लोग हैं, और जो श्वेत लोग हैं, जो अंग्रेज यानी कि गोरे लोग हैं, इनकी सभ्यता बहुत विकसित है। और जो सभ्य लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि असभ्य लोगों के जीवन को सुधारें। ये चोर और डाकू खुद को सभ्य कह रहे हैं, और हम भोले भाले निर्दोष भारतीयों को ये असभ्य कह रहे हैं, और कह रहे हैं हमारे ऊपर ये बोझ है, ये हमको उतारना ही होगा। क्या बोलेंगे, अजमेर में 6 राजाओं के दरबार का आयोजन इसने किया। 6 राजाओं को बुलाया तारागढ़ दुर्ग में, जिसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं, बेंटिक ने ही कहा है 1832 में। भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है आपका किसको, ग्वालियर के किले को। कितने साथी बता सकते हैं मुझे कि जिब्राल्टर कहां पर स्थित है। 1835 में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई। इसके समय पर भारतीय प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट आया 1835 कि भैया कोई भी खबर आपको छापनी है तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ओके। उसने इलाहाबाद में सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत की स्थापना की, यानी कि दो तरह की आपका अदालतें वहां पर स्थापना की। दीवानी का मतलब जमीनी मामलों के लिए, निजामत यानी कि प्रशासनिक अन्य कार्यों के लिए। हाई कोर्ट में फारसी की जगह इंग्लिश को लागू कर दिया। पहले हमारे यहाँ पर देखिए दिल्ली सल्तनत रही मेजर रूप से, साउथ में बहुत समय पर आपका अलग अलग द्रविड़ भाषाएं, वहाँ पर कहीं पर तमिल है, कहीं पर तेलुगु है, कहीं पर कन्नड़ है। उत्तर भारत में क्या था कि दिल्ली सल्तनत थी या मुगलों का शासन था, तो उस समय पर फारसी लैंग्वेज थी। तो फारसी लैंग्वेज थी तो क्या हुआ, उसने आपका फारसी की जगह इंग्लिश को लागू कर दिया। मैटकॉफ, इसको कहा जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, जिसने समाचार पत्रों को थोड़ी छूट दी। ऑकलैंड, आपको पता ही है, इसने जो सड़क आजम थी उसको जीटी रोड नाम दिया। हम आपसे पूछेंगे सड़क आजम को बनवाया किसने था, बनवाया किसने था, तो क्या बोलेंगे, सड़क आजम को आप कहेंगे भैया ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। था ये पहले से भी, हमने आपको बताया था, उत्तरापथ आपका मौर्य साम्राज्य के समय से था। ओके। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, अंग्रेजों ने अफगान से युद्ध किया था ऑकलैंड के टाइम पर। ठीक है, राजा दोस्त मोहम्मद से लड़ाई इन्होंने की थी। एलन ब्रो, भारत में दास बनाए जाते थे लोग, इसने बोला नहीं दास प्रथा नहीं होने देंगे। स्लेवरी सिस्टम, लोगों को खरीदा जाता था, लोगों के बाजार लगते थे, अपने काम के लिए लोग अपने दास खरीदते थे। ठीक है। हार्डिंग फर्स्ट, इसने भारत में जो नर बलि थी, इतना अंधविश्वास था कि नर बलि समझ रहे हो, लोगों की बलि दी जाती थी बहुत जगह पर आपका, बाबाओं के कहने की वजह से, आप सबको पता होगा, कई जगह तांत्रिकों के कहने की वजह से बच्चियों को आपका दिया जाता रहा, उनकी बलि दी जाती रही, बच्चों की बलि दी जाती रही। ये आपने देखा होगा बहुत सारी आपका आधुनिक मूवीज में भी आप देखते होंगे कि ये सच में प्रचलन में थी। आज आपको ये चीज़ें बेशक मजाक लगे, और अभी भी बहुत लोगों पर इसका प्रभाव है। जिन लोगों के अंदर आपका अशिक्षा है, जो अभी भी शिक्षित नहीं हुए हैं, जो विज्ञान को, प्रौद्योगिकी को सही तरीके से नहीं समझते हैं, वो आज भी साथी इन सब चीज़ों में संलिप्त है। सती प्रथा, जैसे हमने अपने नायक बैच में बताया था, रिसेंट में भी 8-10 साल पहले भी आपका राजस्थान और गुजरात में एक केस मिल गया था सती प्रथा का। सोचिए सर, जीटी मतलब क्या है, ग्रांड ट्रंक। डलहौजी, डलहौजी ये सबसे नालायक आदमी, 1848 से 56 इसका कार्यकाल। इसने राज्यों को हड़पा, उनको बोलते हैं हम राज्यों को हड़पने के सिद्धांत को, इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, इसको विलय की नीति भी बोलते हैं, या इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीचे लिखा हुआ है ये भी कहते हैं। इसने राज्यों को हड़पना शुरू किया। दरअसल में था क्या कि ये कहता था कि भाई जिनके अपने खुद के बेटे नहीं है तो वो बेटे गोद नहीं ले सकते। भाई व्यक्ति देखेगा ना इसको, उसको गोद लेना है नहीं लेना, तुम कौन होते हो। लेकिन इसने रूल बना दिया। तो इसने सबसे पहले हड़पा किसको, सतारा महाराष्ट्र को 1848 में, जैतपुर संबलपुर 1849 में हड़पा, सिक्किम को हड़पा इसने 1805 में। सिक्किम का विलय किसने किया था, डलहौजी ने किया था। उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 से 1854 में इसने मिला ली, जीडी में पूछा गया इसी बार। नागपुर 1854 में। दूसरा आंगल सिख युद्ध इसके टाइम पर हुआ था 48 से 49। डलहौजी कहता था कि ये एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगी। किसको कहता था ये बताओ, किस किस एरिया को कहता था भारत के को, डलहौजी किसको बोलता था।
भाई हमने बोला कि ये सिख युद्ध है, तो ये सिखों के क्षेत्र को कहता था कि ये चैरी है, चैरी समझ रहे हो, जो एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगी, चिंता मत करो। डलहौजी साथी भारतीय रेलवे का जनक है। रेलवे किसके टाइम पर शुरू हुई? डलहौजी के टाइम पर। आप जानते हैं मुंबई से थाने पहली ट्रेन चली थी। डाकघर एक्ट जो पोस्ट ऑफिस एक्ट आया इसी के टाइम पर आया। जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस है वो इसी के टाइम पर शुरू हुई। और लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, भारत का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है, इसी समय पर शुरू हुआ। तो ये रेल, बहुत सारे लोग अंग्रेजों के पक्ष में कहते हैं भैया रेल दी अंग्रेजों ने, हमको पुल दिए, अंग्रेज ना होते तो हमको इतनी व्यवस्थाएं ना मिलती। अरे बुद्धुओ, तुम्हारे सामान को यहां से लूटने के लिए, ढोने के लिए ट्रेन बनाई गई कि कैसे उसको समुद्र तटों तक सामान को पहुंचा जाए, भारत का कच्चा माल कैसे पहुंचेगा और यहां से ब्रिटेन कैसे पहुंचेगा। ठीक है। वुड डिस्पैच लेके आया ये भारत में 1854 में, इसी के टाइम पे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इन्होंने क्या बोल दिया इसमें कि जो प्राइमरी आपका, प्राइमरी आप पढ़ते हैं ना, मतलब शुरुआती जो शिक्षा है आपका, ठीक है, यानी कि आप क्लास 6 तक पढ़ रहे हैं कहीं पर, पहले तो इसको क्लास 6 ही कहा जाता था, तो ये तो होगी आपकी लोकल लैंग्वेज में यानी हिंदी में। लेकिन जैसे ही आप उच्च शिक्षा की तरफ जाओगे, हायर एजुकेशन की तरफ, वो आपको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। जैसे आज भी हमारे देश में होता है, जैसे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो मान के चलो, यूपी बोर्ड से, और आप इंजीनियरिंग करोगे तो कहाँ इंजीनियरिंग, क्या हिंदी में हो जाएगी आपकी? आपकी अभी तक कमांड थी हिंदी में, अभी तक आप पढ़ रहे थे प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, आपको सारी चीज़ें, आवेश नाम से आप पढ़ रहे थे, ठीक है, सब कुछ आपको। लेकिन जैसे ही आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, यूपी बोर्ड का बच्चा क्यों कमज़ोर रह जाता है, हिंदी मीडियम का बच्चा क्यों कमज़ोर रह जाता है? 1-2 साल तो उसको वहाँ इंग्लिश भाषा के साथ में तालमेल बनाने में लग जाते हैं। ठीक है। और उस तरह के पब्लिकेशंस भी नहीं है कि हिंदी में बहुत शोध लिख रहे हो वहाँ पर। देखा है आपने, इंजीनियरिंग होती है फिर आपका, फिर उसको इंग्लिश में पढ़ो वहाँ जाके, तालमेल ही नहीं बना पाते। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को इसने ड्राफ्ट किया था कि विधवाओं की भी दोबारा शादी होनी चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लिए प्रयास कर रहे थे, क्योंकि पहले तो हमारे देश में यह था कि कोई लड़की विधवा हो गई तो उसकी शादी ही ना हो, और उसके उसको सती हो जाना चाहिए, जिंदा जल जाना चाहिए। अगर कोई नहीं जलती थी तो उसको अपमान की दृष्टि से देखा जाता था, असम्मान की दृष्टि से। इसके बाद में कैनिंग का कार्यकाल आपको याद रखना है, कैनिंग 56 से 62, डलहौजी कितना 1848 से 1856। ठीक है। तो डलहौजी के टाइम पर देखिए, यहाँ पर एक चीज रह गई आपका पीछे, इसमें अवध नहीं आया। हम अभी सोच रहे थे जब ये हड़प रहा था, हाँ लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है इधर, अवध को। अब देखिए इसने कहा था कि जिनके अपना बेटा नहीं है उनको हम हड़प लेंगे, लेकिन इसने क्या किया, आउटरम ने रिपोर्ट बनाई कि अवध का राजा उसके शासन को सही से नहीं चला रहा है, तो वहां पर माल एडमिनिस्ट्रेशन का इसने एलिगेशन लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके उसको हड़प लिया। तो इनको बहाना चाहिए था, कुछ भी बहाना। ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया, कैनिंग आता है। कैनिंग ये पहला वाइसराय रहा और अंतिम गवर्नर जनरल। क्यों वाइसराय बना ये पहला? क्योंकि 1857 की क्रांति हुई, आप सबको पता होगा। 1857 की क्रांति हुई, भारत में विद्रोह भड़का, लेकिन वो सुनियोजित तरीके से नहीं हुआ, अंग्रेजों ने उस पर काबू पा लिया। उसकी शांति की घोषणा हुई थी आपका 5 जुलाई 1858 को, और 1 नवंबर को कैनिंग ने घोषणा पढ़ के सुनाई थी महारानी की। ठीक है। तो इसने क्या किया, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ड्राफ्ट किसके टाइम पर हुआ? डलहौजी के टाइम पर, डी फॉर डलहौजी, डी फॉर ड्राफ्ट। लेकिन लागू किसके टाइम पर हुआ? लागू किसके टाइम पर हुआ? तो वो हुआ आपका आपका कैनिंग के टाइम पर। इसने हड़प नीति को खत्म किया, पहले लूटो और फिर अच्छे बन जाओ। तो भैया लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो इसी की वजह से, हड़प नीति की वजह से। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई हड़प नीति को आगे नहीं चलाया जाएगा, बहुत हड़प लिया हमने तुमसे। 1857 में इसने समावेशन अधिनियम पारित किया, इनकॉर्पोरेशन एक्ट, और इसने क्या किया, उसके तहत कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी। भैया तुमको पढ़ाएंगे, है ना। पहला हाई कोर्ट एक्ट आया इसी के टाइम पर। और आपको याद होगा भारत में हाई कोर्ट जो बने, कलकत्ता हाई कोर्ट 1862 में, बम्बई हाई कोर्ट देश में बना 14 अगस्त 1862, मद्रास हाई कोर्ट देश में बना 15 अगस्त 1862। यस और नो? हाँ जी भैया। आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट इसी के टाइम पर आया। ठीक है। अगर आप इसका कार्यकाल याद रख लोगे ना 1856 से 62, तो आसान रहेगा। भारतीय दंड संहिता, किस अपराध के लिए क्या दंड मिलेगा? भाई आप चोरी करोगे तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा, ये सब इंडियन पिनल कोड आईपीसी में लिखा हुआ है, भारतीय दंड संहिता में लिखा हुआ है। अब तो इसको अभी पीछे साल गवर्नमेंट ने चेंज करके इसका नाम बोल दिया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता।
भारतीय न्याय संहिता, उसमें धाराएं भी बदल गई हैं। जैसे आपका पहले 302 में पनिशमेंट था मर्डर के लिए, उसको अब 103 एक में कर दिया गया, तो धाराएं बदल दी गई हैं बहुत सारी। तो क्या बोलेंगे, ये कब लागू हुई थी आईपीसी? 1862 को। दंड प्रक्रिया संहिता हमारे देश में, ये आपका कैनिंग का समय मत मान लेना, कैनिंग के समय लागू हुई है, ये आजाद भारत में 1974 में लागू हुई। ये आ गया आईपीएस जो आपका आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड था, वो क्या हो गया है अभी? भारतीय न्याय संहिता 2023 में लागू, 2024 में हुआ। जो आपका सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। इंडियन एविडेंस एक्ट होता था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको अब बोल दिया गया बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हम सब करें, ये इंपॉर्टेंट है, इनके नाम क्या बदल गए हैं। ये सब पारित हुए 25 दिसंबर 2023 को, लेकिन लागू हुए कब? 2024 में। तो इनके नए नाम हैं। क्या है इनके? इनके भैया ये नए नाम हैं। मेयो आया, मेयो के टाइम पे आपको एक चीज याद रखनी है, भारत की पहली अनियमित जनगणना किसके समय शुरू हुई और किस वर्ष में? 1872 में, मेयो के टाइम पर। लिटन का कार्यकाल आपको याद रखना है, लिटन का। लिटन बहुत नालायक आदमी है। लिटन की चीजों को पूरा किया, इसकी चीजों को पलटा इसके बाद के वायसराय ने। कैसे? नमक के उत्पादन पर इसने गवर्नमेंट कंट्रोल कर दिया कि भैया टैक्स लेंगे अब नमक पर। देसी रियासतों के अधिकार इसने छीन लिए, क्रॉस का मतलब है कम कर दिए। एक समान कर, यूनिफॉर्म टैक्स को लागू करना चाह रहा था सबके ऊपर। 1876 में ये लेके आया इंपीरियल टाइटल एक्ट, और विक्टोरिया, इसको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, ठीक है। और उसको उपाधि दे दी इसने केसर हिंद अपने टाइम पे। 1876 से 78 एक बंगाल में या भारत में एक अकाल की स्थिति पड़ी, जिससे 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई। उसके लिए इसने स्ट्रेची आयोग बनाया, लेकिन कोई मदद लोगों की नहीं हुई। इसी के समय पर प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। देखिए दिल्ली दरबार क्या था, कि ब्रिटेन के जो राजा या राजकुमारी या बच्चे हैं, वो आते थे भारत घूमने के लिए। उनके घूमने के समय पर जब वो यहाँ आएंगे तो जबरदस्त आयोजन किया जाएगा। भारत का पैसा, भारत का धन लूटा हुआ जो यहाँ से, वो खूब उनके ऊपर, उनके सम्मान में खर्च किया जाएगा जबरदस्त तरीके से। इधर हमारे लोग भूखे मर रहे थे अकाल से, और उधर ब्रिटेन की महारानी का सम्मान कर रहा था ये लिटन। सोचिए कितने क्रूर लोग रहे होंगे। इनके अंदर बिल्कुल भी मानवता नाम की चीज नहीं थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? स्थानीय भाषा, देसी भाषा। यानी ये कह रहे हैं कि भाई, जैसे कोई मान के चलो बंगाली में अखबार लिखता था, तो बंगाली भाषा में उन्होंने लिख दिया ये ब्रिटिश सरकार चोर है, चोर लिख दिया। अब अंग्रेज तो उनको पढ़ नहीं सकते थे, तो कोई उनको जाके बताता था कि भैया क्रांति कर रहे हैं तुम्हारे नाम पर। चापलूस भी तो थे, भारत में हमेशा होते हैं, हमेशा होंगे। अज्ञानी लोग, देशद्रोही लोग, वो हमेशा होते हैं। वो कुछ चापलूसी के चक्कर में, कुछ स्वार्थ के चलते वो बोलते भैया तुमको चोर लिख रहे हैं, चोर। वो कहता अच्छा हमको चोर लिख रहे हैं, किस भाषा में? बंगाली में। अरे यार हम कैसे पढ़ लेंगे? बोला दूसरे से पूछ लो, देख लो, इससे पूछ लो, ये बंगाली जानता। बोला भैया चोर लिखा हमको। हाँ लिखा है जी चोर तुमको। बोला यार इनको एक काम करो, इन स्थानीय भाषाओं में जो अखबार छप रहे हैं इनको रोको, ये क्रांति कर देंगे नहीं तो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। तो इन्होंने क्या किया कि अमृत बाजार पत्रिका एक छपती थी, जो बंगाली भाषा में छपती थी। उसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो इन्होंने जैसे ही उस पर कब्जा बनाना चाहा, तो ये तुरंत इन्होंने क्या बोला, भैया हम छापेंगे नहीं बंगा, हम अंग्रेजी में छाप देंगे। ये तुरंत अंग्रेजी में छपने लगी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस घटना को कहा है आकाश से वज्रपात, यानी कि एकदम से कोई इंटेंस एक एक्शन आया, कार्रवाई हुई है। द्वितीय आंग्ल अफगान इसके समय पर हुआ, जिसमें गंडमक ट्रीटी हुई। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद से बेचैन था। ये सोचता था कि भारतीयों को शस्त्र रखने की परमिशन ना रखी जाए। शस्त्र समझते हो ना, सेल्फ डिफेंस के लिए लोग वेपन ले सकते हैं अपने सुरक्षा के लिए, उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसने कहा कि इनके शस्त्र इनको मत दो, नहीं तो कल ये शस्त्रों से इकट्ठा हो गए और हमको तोड़ेंगे फिर। सिविल सेवा परीक्षा में इसने बोला कि भारतीयों की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दी मैक्सिमम। यानी अगर कोई भारतीय सिविल सेवा यूपीएससी जैसे एग्जाम को उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज को पास करना चाहता है, तो 19 तक कर लो बस। अब हम लड़ रहे हैं 3 साल की छूट दे दो, 5 साल की छूट दे दो, सरकार से हम लड़ जाते हैं, कह देते हैं सरकार से हम अपनी। ये कह रहा है 19 तक है मैक्सिमम। तो ये चाह रहा है कि कोई भी भारतीय इंडियन सिविल सर्विसेज में जाए, यस और नो? आप कहेंगे नहीं भैया, ये तो बहुत नालायक है।
इसने आपका एक स्टेचुरी सिविल सर्विस कमीशन बनाया 1878 में इसी के लिए। इसी सिफारिशों पर इसने बोला इसको घटा दो उम्र को। सूती वस्त्रों पर आयात कर को इसने समाप्त कर दिया। देखिए, जो सूती वस्त्र भारत में आते थे उन पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको इसने एकदम से भारत में खत्म कर दिया। रिपन आया, इसने इसकी चीजों की पूर्ति की। बस पहले ही भारतीयों को लूटते थे। जैसे डलहौजी ने क्या किया, हड़प नीति शुरू की। कैनिंग आया, उसने बोला हड़प नीति को वापस ले लेते हैं। तो ये वापस ले लेते थे पहले भारतीयों को परेशान करके बैलेंस बनाने के लिए। तो कारखाना अधिनियम इसके समय पर आया 1881 में, और इसने बोला 7 वर्ष से कम की उम्र का बालक फैक्ट्री में कोई भी काम नहीं करेगा। पहली नियमित जनगणना किसके समय पर हुई, रेगुलर सेंसस 1881 में। तो रेगुलर सेंसस जो होता है कितने ईयर्स में होता है, 10 वर्षों में। तो इसके बाद से हर 10 वर्ष में होता है। जैसे लास्ट टाइम कब हुआ है, 2011 में। तो भैया 2021 में भी हुआ क्या, नहीं, कोरोना के चलते हुए नहीं हुआ है। और हमने यूट्यूब पर सेंसस का क्लास करा रखा है 2011 का। साथ ही आप यूट्यूब पर लिखना सेंसस नवीन सर, और उस कक्षा को आप 5-5 मिनट करके ख़त्म कर सकते हैं धीरे धीरे। 5 मिनट, कभी 7 मिनट, कभी 10 मिनट, इस तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने आके खत्म किया, जिसको किसने लेके आया था, लिटन लेके आया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम इसने समाप्त किया करके, किया रहने दो, 1882 में ही खत्म किया। ये भी कब खत्म किया, 1882 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं, पॉलिटी में पढ़ते होंगे स्थानीय स्वशासन, यानी कि आपका नगर पालिकाएं जो गांव स्तर पर होती हैं, आपकी पंचायतें, ये सब होनी चाहिए। व्यक्तियों का विकास तभी होगा। इसके टाइम पर ये एक बिल लेके आया, इल्बर्ट बिल। इसने कहा कि भारतीय जज भी अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकेंगे। अब से पहले क्या था, क्या था अब से पहले, आपको याद होगा कॉर्नवालिस के टाइम पे वो क्या बोल रहा था कि जितने भी आपका क्रिमिनल मैटर्स होंगे वो सिर्फ यूरोपियन न्यायाधीश सुनेंगे। लेकिन इसने बोला कि यूरोपियों का जो मुकदमा है, अंग्रेजों के ऊपर भी, अंग्रेज भी तो भारत में काफी हो गए थे, उनके ऊपर भी मुकदमा चलेगा। तो उनके ऊपर अगर मुकदमा चलेगा तो उसको भारतीय न्यायाधीश सुन लेंगे। स्थानीय स्वशासन की इसने शुरुआत की। हंटर कमीशन इसने लागू किया शिक्षा के लिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को कहा है भारत का मुक्तिदाता, कि इसने बहुत सारी छूट भारत को दी। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि भारत के सभी वायसरॉय में श्रेष्ठतम है, ये ठीक आदमी कहा इसको। डफरिन के टाइम पर कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। लैंसडाउन के टाइम पर दूसरा कारखाना अधिनियम आया। इन्होंने बोला कि वीक में एक छुट्टी मिलनी चाहिए, जो लोग कारखानों में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, पहले छुट्टी नहीं मिलती थी। 9 से 14 वर्ष तक के बालक को 6 घंटे से अधिक काम नहीं करवाना है, ये इस अधिनियम में कही गई बातें हैं। डूरंड लाइन, बताइए डूरंड लाइन भारत और कौन से देश के बीच में है, तो आप कहेंगे भारत और अफगानिस्तान। तो ये कब खींची गई, 1893 में। और अगर हम आपसे पूछें कि भारत का पहला, अखंड भारत का पहला हिस्सा ही कब किया गया, तो आप कहोगे पहला अफगानिस्तान 1893। उसके बाद में फिर 1935 में, 1935 के एक्ट से 1937 में म्यांमार को अलग कर दिया गया। 1947 में दो तरफ पाकिस्तान बनाया गया, इधर भी और इधर बांग्लादेश की साइड में। यही बांग्लादेश बाद में 1971 में स्वतंत्र हुआ। ये सब भारत के हिस्से थे, ठीक है, जिनको क्या बोलेंगे, अंग्रेज सरकार ने अपनी चालाकियों से तोड़ा। करजन बहुत नालायक है। भारत में सबसे कम उम्र का वायसराय कौन आया था, करजन। इसने पुलिस को बहुत शक्तियां दी, पुलिस आयोग बनाया कि लोग विद्रोह करें तो उस विद्रोह को दबाना है। एंड्रयू फ्रेजर उसका अध्यक्ष बनाया। दूसरा दिल्ली दरबार इसके समय पर लगा, पहला किसके समय पर लगा, लिटन के टाइम पर। प्राचीन स्मारकों को बचाने के लिए इसने एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया। सबसे दुखद घटना हुई कि इसने भारत में धर्म का बीज बोया। 1857 की क्रांति में इस देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़े थे। हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से रहते थे, तो अंग्रेजों ने एक चाल चली कि कैसे कैसे करके हम क्या है, मुसलमानों को एक अलग इंटरेस्ट देते हैं और हिंदुओं को अलग करते हैं और इनके बीच में खाई पैदा करते हैं। तो इन्होंने ये बंगाल विभाजन से किया कि एक तरफ तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बना दिया, एक तरफ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आ गया। तो और फिर अगले ही साल 1906 में क्या बना दिया था, 1906 1906 में इन्होंने बनाया, आपका क्या बोला थे, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग बनाया, वहां के नेताओं को भड़काया, इधर इन्होंने हिंदू नेताओं को भड़काया। दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट कर दिया, और वो गैप हमेशा बढ़ता ही रहा है, हमेशा। यानी अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब हुए। मिंटो सेकंड 1905 से 1910। तो बंगाल विभाजन जो शुरू हुआ था, इसके विरोध में ये सब घटनाएं हम पढ़ेंगे, क्या स्वदेशी आंदोलन था, क्या बंगाल विभाजन था, ओके।
अभी आपको देखना है कि किसके समय पर हुए। स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, इसको कल करें इस टारगेट को कि नहीं तो फिर आज ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा हो जाएगा। ये आप इसको एक बार पढ़ लेना, इसमें बस घटनाएं हैं, इन सब घटनाओं का ये सब जिक्र आएगा। हम आपको एक बार दिखा देते हैं इसको, है ना, इसको आप देख लेना कि ये घटनाएं अभी हमको सारी पढ़नी है। मुस्लिम लीग क्या था, बस आप ये देख लेना किसके समय पर हुआ था। थम्स अप करे जी भैया, देख लेंगे। कांग्रेस में फूट पड़ी सूरत में किसके टाइम पर, मिनटों सेकंड, कभी नहीं पूछा जाएगा। ये घटनाएं हमको पढ़नी है आगे आने वाले इतिहास में। तीसरा दिल्ली दरबार हार्डिंग सेकंड के टाइम पर लगा। इन घटनाओं को हम सब पढ़ेंगे। गांधी जी 1915 में वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 को। होम रूल 1916 में स्थापना हुई थी, तो किसके समय पर हुई, 1916। गांधी जी वापस आए 1915 में आए। ये घटनाक्रम हम आपको एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि ये वो घटना है जो हमको इतिहास में पढ़नी है। पीछे तो कई घटनाएं ऐसी थी जो हमको नहीं पढ़नी है। एक बार थम्स अप करिए जी भैया, हम इस पर जरूर गौर करेंगे, फिर हम कल अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलेंगे। ये लखनऊ कब हुआ, खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 हुआ, हम आपको बताएंगे क्यों हुआ था, रॉलट एक्ट क्या था, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, चंपारण क्या हुआ था, चंपारण में रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था, असहयोग आंदोलन जो चोरी चोरा घटना क्या थी, स्वराज पार्टी क्यों बनी थी, एचआरए जिसमें युवा क्रांतिकारी थे ये क्यों थे, काकोरी एक्शन क्या था, ये सब हम आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आप ऐसे समझिए, ये तो नाम लिखे हुए हैं, बस घटनाओं के ईयर ये फिर से आएंगे। आप नहीं भी पढ़ोगे, बस ये जब घटना आए ना, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, ये जो कार्यकाल है ना, ये 5-5 वर्ष के अंतर से हैं। 16 से 21 चैम्सफोर्ड, 21 से 26 रीडिंग, 26 से 31 इरविन था, इरविन, ठीक है। 31 से 36 कौन है आपका, वेलिंगटन है, और 36 से 43 रहा था लिलित गो, लिलित गो। तो इन घटनाओं को आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। इन घटनाओं को देखने के बाद में, क्योंकि हमारे अगली जो क्लासेस हैं वो इन्हीं घटनाओं से संबंधित होंगी, उन घटनाओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे भी, और हम आपको वहां पर बताएंगे कि भी उस समय पर कौन वायसराय था, आपसे पूछेंगे भी। ओके, ठीक है बॉस। सर आप गर्मी में क्यों बैठे हैं, ठीक है यार, गर्मी में बैठना, मैं तुमसे वो अच्छी बातें लगूंगा तुम्हें, ग्लोबल वार्मिंग पे मैं तुमसे बात करूं। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे ग्लोबल वार्मिंग पे बात करूं एसी चला करके, अच्छी बात है मेरी, सोचना और विचार करना। ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।